अस्सलामुअलैकुम। रसवंती ने मेरे पास आकर कहा, फरहाद जल्दी आओ, पारस बेहोश हो गया है। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वो होशो हवास से बेगाना था। मैंने रसवंती से पूछा, क्या तुम इसके दिमाग में नहीं थी? वो बोली, नमाज का वक्त हो गया था। मैंने सोचा नमाज पढ़ने के बाद बेटी के पास जाऊंगी। मैंने इसके लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी हैं। जाने की अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइशों से गुजारे। मैंने सुपर मास्टर के नायब को मुखातिब किया। मैं मालूम करना चाहता हूं कि मेरे बेटे को बेहोश क्यों रखा जा रहा है। उसने कंप्यूटर के जरिए राब्ता कायम किया। सुपर मास्टर ने कहा, पारस को एक खुफिया अड्डे में पहुंचाया जा रहा है। अगर उसे बेहोश ना रखा जाता तो तुम लोग उसके जरिए खुफिया अड्डे तक पहुंच जाते। क्या तुम इस तरह पारस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो? बिल्कुल नहीं, महज एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। तुमने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है और हमने वादा किया है वो हमारा कैदी नहीं, खास मेहमान बनकर आएगा। हम उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आने देंगे। रसवंती मेरे दिमाग में आ गई थी और ये बातें मालूम कर रही थी। उसने पूछा, 24 घंटे की मोहलत क्या जरूरी है? क्या अभी पारस की रिहाई का फैसला नहीं किया जा सकता? मैंने सुपर मास्टर पर दबाव नहीं डाला है। ये जाहिर कर रहा हूं कि मुझे पारस डोम की रिहाई से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। तुम अभी सुन चुकी हो। वो उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आने देंगे। जरा खामोश रहो, मुझे बात करने दो। मैंने नायब के जरिए कहा, सुपर मास्टर, मैं 1 घंटे के अंदर तमाम हुक्मरानों, फौजी अफसरों और गोशा नशीन साइंसदानों के दिमागों से गुजर कर आ गया हूं। मैं वो घिसी पीटी धमकी नहीं दूंगा। जो धमकी तुम्हें और तुम्हारे हुक्मरानों को याद है, उसे दोहराने की क्या जरूरत है? मैं 24 घंटे गुजरने का इंतजार कर रहा हूं, दैट्स ऑल। मेरी बात खत्म होने पर रसवंती ने खुश होकर कहा, यह धमकी देकर तुमने अच्छा किया। अब वो मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम थोड़े थोड़े वक्फे से पारस के पास जाती रहो। कोई तशवीश की बात हो तो मुझे बुला लेना। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। हर पहलू से गौर करने के बाद यही यकीन हो रहा था कि वो पारस डोम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं उधर से मुतमईन होकर थैल्मा के पास पहुंचा। वो अपने शौहर टॉम मूरस के साथ होटल के वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी। मैंने इस्तंबुल आकर एक नजूमी की हैसियत से थैल्मा को बताया था कि वो खोई हुई दौलत हासिल कर सकती है। उसकी जवान बेटी समार्था इसी दौलत के चक्कर में मर गई थी। जब मैंने देखा कि थैल्मा को बेटी की मौत के बाद दौलत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, तो मैंने उसके अंदर एक नई दिलचस्पी पैदा की। वो उम्र के हिसाब से जवानी और बुढ़ापे के दरमियान थी। ऐसे दौर में औरत को जवानी के रुखसत होने का बहुत सदमा होता है। मैंने उसके हाथ की लकीरें देखकर बताया कि वो दोबारा जवान हो रही है। थैल्मा मुझसे रुखसत होने के बाद बार बार आईना देखती रही थी। मेरी ऐसी अकीदतमंद हो गई थी कि हमेशा मुझे साथ रखना चाहती थी। मैं इसी मकसद के लिए उसे खुशफहमी में मुब्तला कर रहा था। उसके ही खानदान का एक मेंबर बनकर इसराइल पहुंचना चाहता था। थैल्मा ने कहा था वो अपने शौहर टॉम मूरस के साथ मुझसे मिलने होटल आएगी और अब वो 1 घंटे से वहां बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने टॉम मूरस के ख्यालात पढ़े। वो थैल्मा से अपना बैंक बैलेंस छुपाता था और उसकी लाइलमी में एक जवान औरत से इश्क कर रहा था। मैं कमरे से निकला, लिफ्ट के जरिए नीचे आया, फिर वेटिंग हॉल में दाखिल हुआ। थैल्मा बार बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। मुझसे नजरें मिलते ही उठकर खड़ी हो गई। खुशी के मारे तकरीबन चीखते हुए बोली, आप आ गए, थैंक्स गॉड। मैं तो मायूस हो रही थी। वो तेजी से चलते हुए मेरे पास आई। अगर मैं इजाजत देता और सामने शौहर ना होता तो शायद वो मुझसे लिपट जाती। फिर भी वो मेरे एक बाजू थाम कर चिपक सी गई। अपने शौहर से बोली, टॉम, यही मिस्टर एंडरसन है। टॉम उरस मुझे देखते उछलकर खड़ा हो गया था। जैसे बरसों की गुमशुदा चीज मिलने पर थोड़ी देर तक उसके मिलने का यकीन नहीं आता, इसी तरह वो मुझे बेयकीनी से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था। फिर उसने शदीद हैरानी से पूछा, ओनील मूरस, ये तुम हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं हूं। मुझे खुशी है कि 10 बरस के बाद भी तुम बिछड़े हुए भाई को पहचान गए हो। उसने मुझे गले से लगा लिया। थैल्मा हैरत और मुसरत से कह रही थी, ओह मिस्टर एंडरसन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम टॉम के भाई हो, हमारे खानदान के एक फर्द हो। हमें फख्र करना चाहिए कि हमारे खानदान में तुम्हारे जैसा बाकमाल शख्स भी है। टॉम ने मुझसे अलग होकर कहा, इसे एंडरसन नहीं ओनील कहो। ये बचपन ही से जबरदस्त बहरूपिया है। इल्म नजूम से तो इसे इश्क हो गया था। जब तुमने किसी एंडरसन नामी नजूमी का जिक्र किया तो मुझे ओनील बहुत याद आ रहा था। खुदा का शुक्र है आज मैंने याद किया और आज ये मुझे मिल गया। थैल्मा बोली, इसका मतलब है ओनील को ढूंढ निकालने का सेहरा मेरे सर है। वो खुशी से और चिपकना चाहती थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे अलग कर दिया। टॉम ने पूछा, तुम अचानक घर छोड़कर कहाँ चले गए थे और ये तुमने नाम क्यों बदल लिया है? मैंने हंसते हुए कहा, नाम ना बदलता तो तुम लोग मुझे ढूंढ निकालते और मैं डैडी के साय में रहना नहीं चाहता था। मुझे इल्म नजूम और क्याफा शनासी से जितनी दिलचस्पी थी उतनी ही डैडी को नफरत थी।
वो मुझे घर से निकाल देने की धमकियां देते थे। मैं एक दिन खुद ही निकल गया। मगर तुम 10 बरस तक कहाँ रहे? मैं दुनिया के हर उस मुल्क में गया जहां किसी माहिर नजूमी का नाम सुनाई दिया। मैंने बड़े बड़े आलमों की खिदमत की है। इल्म नजूम, इल्मुल अदाद और क्याफत शनासी जैसे उलूम से ताल्लुक़ रखने वाली कोई किताब नहीं छोड़ी और ना ही किसी आलिम से महरूम रहा। मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई है। मैंने इस इल्म में कमाल हासिल किया है। थैलमा ने पूछा, क्या सारी बातें यही हो जाएंगी? मैंने कहा, मेरे कमरे में चलो। वो बोली, जी नहीं, अब तुम एक मिनट भी होटल में नहीं रहोगे, हमारी कोठी में रहोगे जो अब तुम्हारी भी है। वो मेरे सामान के साथ मुझे अपनी कोठी में ले गए। थैलमा ने अपने बेडरूम के साथ वाला कमरा मेरे लिए मखसूस किया। वो बहुत खुश थी। मुझे हमेशा साथ रखने की आरजू पूरी हो रही थी। वहां साम मूरत से मुलाकात हुई। उसने गर्मजोशी से मुसाफिया करते हुए कहा, ब्रादर ओनील, कभी फुर्सत मिले तो मेरी हाथ की लकीरें भी देखो। मैं अब तक कमा रहा हूं। मेरी किस्मत में औरत और दौलत है या नहीं? उसका हाथ मुसाफे के दौरान मेरे हाथ में था। मैंने कहा, तुम्हारा हाथ मुलायम और भद्दा है जैसे मेंढक होता है। मेरी बात पर सब हंसने लगे। मैंने कहा, मैं इंसानी जिस्म के एक एक उज़्व को छूकर और देखकर उसके मजाज और आदात के मुताबिक से ही बता सकता हूँ। ये साम का मेंढक जैसा भद्दा हाथ बताता है कि अंदर से खोखला है, इसमें दौलत हासिल करने की सलाहियत नहीं है। जिस तरह मेंढक तालाब या दरिया के किनारे कम पानी में रहता है, गहराई में नहीं जाता, उसी तरह साम मेहनत और मुशक्कत की गहराई से कतराता है। इसे एक ही जगह जो खाने पीने को मिले उसी पर गुजारा कर लेता है। साम ने नागवारी से कहा, रहने दो ब्रादर ओनील। तुमने थैलमा या टॉम से सुन लिया होगा कि मैं कोई काम नहीं करता। टॉम के घर में खाता पीता और यही जिंदगी गुजारता हूं। मैंने कहा, मेरे इल्म को चैलेंज ना करो। मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसी बातें भी बता सकता हूं जो थैलमा और टॉम के इल्म में नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। वो बोला, मैं अपने भाई टॉम को बाप के बराबर समझता हूं। इससे कोई बात नहीं छुपाता। मैं समझ गया, तुम सड़क छाप नजूमी हो। मैं मुस्कुराकर उसके हाथ को टटोलने लगा। थैलमा ने गुस्से से कहा, साम, तुम ओनील की इंसल्ट कर रहे हो, फौरन इसे मुआफी मांगो। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। इसने मुझे सड़क छाप कहा है, लेकिन मैं अपने हासिल करदा इल्म का कमाल जरूर दिखाऊंगा। मैंने इतनी देर में उसके हाथ और चेहरे की साख्त देखी है। हाथ की लकीरें मुझे दूर ही से अपनी हिस्ट्री सुना देती हैं। ये खुद नहीं कमाता है, लेकिन दूसरों की कमाई में हेर फेर करके अच्छी खासी रकम हासिल कर लेता है। सामने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, यह झूठ है। मैं कितना ईमानदार और वफादार हूं, ये भाई टॉम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन भाई टॉम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस भी है। मगर मैं अपने इल्म से अंदाजा कर सकता हूं, बैंक में $50,000 से ज्यादा रकम है। वो एकदम से घबरा गया, फिर गुस्से से चीखते हुए बोला, यह सरासर झूठ है। मुझ पर इल्जाम है। भाई टॉम मुझे जेब खर्च के लिए जो रकम देते हैं मैं उसे जमा करता हूं। मेरे अकाउंट में शायद 3 या $3,500 हैं। ओनील, तुम बरसों बाद आकर हम दोनों भाइयों में नाइत्तफाकी पैदा कर रहे हो। टॉम ने कहा, ओनील, मैं टॉम को बचपन से जानता हूं। तुम इसके मुतालिक ऐसी बात कह रहे हो जिसे मैं कभी मान नहीं सकता। मान जाओगे। साम का अकाउंट नंबर लो और उस बैंक मैनेजर से फ़ोन पर दरख्वास्त करो कि साम के अकाउंट में जितनी रकम है उसे मालूम करना ज़रूरी है। टॉम ने घड़ी देखते हुए कहा, 2 बज रहे हैं। रकमों की वसूली और अदायगी का हिसाब शाम तक जारी रहता है। फ़ोन करके पूछने में क्या हर्ज है? साम दिल ही दिल में मुतमईन था, क्योंकि काउंटर बंद होने के बाद किसी भी बैंक का मैनेजर फ़ोन पर तो क्या, रूबरू भी किसी के अकाउंट की रकम नहीं बताता। साम ने पूछा, आज ये राज नहीं खुलेगा, कल सुबह वो बैंक जाकर बड़ी रकम निकलवाएगा ताकि अकाउंट में सिर्फ $3,000 रह जाए और ओनील का इल्म झूठा पड़ जाए। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर कहा, भाई टॉम, मैं अभी बैंक मैनेजर से राब्ता कायम कर रहा हूं, तुम भी करीब आकर उसका जवाब सुन लो। टॉम उसके करीब चला गया। थैलमा परेशान होकर मुझे दिख रही थी, दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरा इल्म सच्चा साबित हो। उधर राब्ता कायम होते ही सामने बैंक मैनेजर से अपना तारुफ कराया, अपना नाम और अकाउंट नंबर बताया, फिर कहा, मुझे एक मामले में अभी अपनी रकम का हिसाब करना है। क्या आप जहमत फरमा कर बता सकती हैं कि मेरे अकाउंट में कुल कितनी रकम है? मैनेजर ने नागवारी से पूछा, जनाब, आप भी कमाल करते हैं। जरा घड़ी देखें, बैंक बंद हो चुका है, हम अपने हिसाब किताब में मसरूफ हैं। मैनेजर का पहला जुमला सुनते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो कहने वाला था कि कल सुबह आकर अपने अकाउंट की रकम मालूम कर ले, लेकिन मैंने ऐसा कहने नहीं दिया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, लेकिन हम हिसाब किताब में मसरूफ हैं तो क्या हुआ? जनाब साम साहिब, आपको कौन नहीं जानता? मुझे तो आपकी रकम जुबानी याद है। आपके अकाउंट में $52,300 हैं। टॉम मूरस भी रिसीवर से कान लगाए खड़ा था। ये सुनते उसने हैरानी से चौंक कर साम को देखा। साम के हाथ से घबराहट में रिसीवर छूट गया। थैलमा ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? टॉम ने गुस्से से साम को देखते हुए कहा, यास्तीन का सांप है। ओनील का इल्म दुरुस्त है। इस कमीने के अकाउंट में $52,300 हैं। अब पता चला कि हमारे घरेलू अखराजात इतने ज्यादा क्यों हैं। दरअसल मैं इस पर भरोसा करता रहा हूं और ये अखराजात में से रकम चुराता रहा।
थेल्मा इत्मीनान की गहरी सांस लेकर बोली, टॉम, क्या तुम भूल गई? 2 बरस पहले हमारे यहाँ डाका पड़ा था। 25,000 नकद और कुछ जेवरात चोरी हुए थे। मैं यकीन से कहती हूँ उस रात इसी ने नींद की दवा हमें पिलाई होगी। हम गहरी नींद में रहे, ये देख ना सके कि डाका डालने वाला घर ही का आदमी है। साम अपने भाई टॉम के कदमों में गिरकर मुआफी मांगना चाहता था। टॉम ने उसे एक ठोकर मारकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, लेकिन उससे पहले 50,000 का चेक साइन कर दो, वरना जिस चाबुक से डॉन मूरस की खाल उधेड़ता था उसी से तुम्हारी पिटाई करूंगा। साम फौरन ही अपने कमरे में गया। वहां से चेकबुक लाकर 50,000 की रकम लिखी, फिर दस्तखत करके टॉम को दिया। मैंने कहा, मैं बरसों बाद घर वापस आया हूं, इस खुशी में साम को मुआफ कर दो। मेरी आमद पर एक भाई घर से जाए ये मुनासिब नहीं। ये साथ रहेगा तो फिर नुकसान पहुंचाएगा। मैंने कहा, अब तो मैं तुम लोगों के साथ हूं, मेरा इल्म बता दिया करेगा कि कौन किसके साथ फरेब कर रहे हैं और किस तरह झूठ बोल रहे हैं। टॉम ने चोर आंखों से अपनी बीवी थेल्मा को देखा, फिर मुझे एक तरफ ले जाकर राजदारी से बोला, तुमने बड़े खतरनाक इल्म हासिल कर लिए, फॉर गॉड सेक मेरे हाथ की लकीरें कभी ना देखना। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरा इल्म हाथ की लकीरों को देखने का मोहताज नहीं। मैं आंखों को और चेहरों को पढ़ता हूँ और नब्ज पर हाथ रखकर बहुत कुछ बता देता हूँ। होटल में तुमसे मुसाफिया किया, वहां से तुम्हारी बातें सुनता आ रहा हूँ। जिस तरह आदमी अपने अंदाजे तहरीर से पकड़ा जाता है, उसी तरह जुबान से अदा होने वाले अल्फाज उसकी फितरत और आदात को जाहिर कर देते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ मालूम किया है। उसने घबरा कर पूछा, क्या मालूम किया है? घबराते क्यों हो? अगर थेल्मा को बताना होता तो जिस तरह शाम को बेनकाब किया है उसी तरह सबके सामने कह देता कि तुम्हारा बैंक बैलेंस 1.5 लाख से ऊपर है, और ये बात थेल्मा नहीं जानती। वो हैरानी और परेशानी से मुझे तक रहा था। मैंने कहा, मेरा तुम्हारा खून का रिश्ता है, थेल्मा हमारी कोई सगी नहीं है। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि एक जवान औरत से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। वो जल्दी से खुशामदाना अंदाज में मेरे बाजू को थाम कर बोला, बस करो, बाय गॉड तुम बहुत खतरनाक हो। यहां आते ही हमारा कच्चा छट्टा मालूम कर लिया। थेल्मा ने दूर से मुखातिब किया, ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो, ये आउट ऑफ एटिकेट है। वो बोलते हुए करीब आई। टॉम ने बात बनाते हुए कहा, मैं ओनील से शाम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब तुम पूछोगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ? भाई, 100 बातों की एक बात यह है कि इस घर को किसी से फायदा पहुंचे या नुकसान पहुंचे हम नहीं जानते। आज से इस घर का मालिक व मुख्तार ओनील है। तुम क्या कहती हो? वो खुशी से दोनों हथेलियों को ताली बजाने के अंदाज में जोड़कर बोली, ओह टॉम, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। ओनील ने पेशगोई की थी कि हमें खोई हुई दौलत हासिल होगी। देख लो, ये हमारी आंखों के सामने है। ओनील के यहाँ कदम रखते ही हमें $50,000 मिल गए। मेरी तारीफें कर रहे थे। मैं थोड़ी देर आराम करने का बहाना करके अपने कमरे में आकर बैठ गया। फिर मैंने पारस डोम की खबर ली। मुझे उसके दिमाग में जगह मिल गई, लेकिन यह न मालूम कर सका उसे कहाँ पहुंचाया गया है। वो कोमा में था। मैंने फौरन ही नायब को मुखातिब किया, गुस्से से कहा, सुपर मास्टर से बात कराओ। मेरे बेटे को कोमा में क्यों रखा गया है? 1 मिनट के अंदर ही सुपर मास्टर ने कंप्यूटर के जरिए कहा, बेहोशी आर्जी होती है। पारस को होश में आते ही तुम उसके दिमाग में पहुंच जाते, इसलिए उसे कोमा में रखा गया है। तुम समझ सकते हो कोमा से निकलने के बाद वो पहले की तरह नॉर्मल होगा। मैंने वादा किया है, उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आएगी। अब यकीन दिलाता हूं कि उसे दिमागी तौर पर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। 24 घंटे में से 4 घंटे गुजर गए हैं। मुझे यकीन है तुम अपने मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटते हुए देखना नहीं चाहोगे। मैं उसे धमकी देकर चला आया। बहुत दिनों बाद सोनिया को मुखातिब किया, उसे पारस डोम के हालात बताए। फिर उसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने पारस को कोमा में क्यों रखा? वो बोली, सुपर मास्टर दुरुस्त कह रहे हैं। वो टेलीपैथी जानने वालों को उसके दिमाग में नहीं पहुंचने देगा। वो नहीं चाहता हम में से कोई 24 घंटे से पहले उसे कैद से निकाल कर ले जाए। मैंने कहा, असल नुक्ते पर गौर करो, उसने 24 घंटे की मोहलत क्यों मांगी है? पहला ख्याल यही आता है कि उनके पास एक और ट्रांसफार्मर मशीन है जिसके जरिए वह पारस की तमाम सलाहियतों को किसी दूसरे जमान में मुंतकिल करना चाहती हैं। वो मशीन के जरिए उसकी बेहतरीन सलाहियतों को ख़त्म भी कर सकती हैं। जब वो हमें वापस मिलेगा तो जहनी और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होगा, लेकिन सलाहियतों से खाली होगा। ये तशवीश की बात है। हम साबित नहीं कर सकेंगे कि सुपर मास्टर ने ऐसा किया है, क्योंकि दुनिया वालों की नज़र में आखिरी ट्रांसफार्मर मशीन भी तबाह हो चुकी है। कुछ भी हो, तुम्हें मुकर्रर वक्त तक इंतजार करना होगा। सुपर मास्टर और वहां के हुक्मरान अपने मुल्क की तबाही नहीं चाहेंगे, लिहाजा पारस जिंदा और सलामत वापस आएगा। मैं चाहता हूं तुम वहां चली जाओ। जब वो वापस मिले तो उसे अपनी आंखों से देख सको। फरहाद, अव्वल तो इसके लिए खतरा नहीं, दोम ये कि तुम और रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए उसके पास पहुंचते रहते हो। पारस अव्वल की फिक्र कौन करते हैं? उसके लिए तो एक मैं ही रह गई हूं। सोनिया, हमें इल्ज़ाम ना दो। हमारे दोनों बेटे जिद्दी और खुदसर हैं, टेलीपैथी का सहारा नहीं लेना चाहते, हमें अपने दिमागों में आने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से हमें पारस डोम तक रसाई हासिल हुई है। पारस अव्वल के मुतल्लिक इतना ही मालूम हो सका कि वो किसी अरबपति मिल ऑनर की फैमिली में है।
उस फैमिली के कुछ अफराद इस्तांबुल में हैं, मैं उनके दरमियान पहुंच गया हूं। बहुत जल्द उनके साथ इसराइल पहुंचूंगा। तुमसे पहले मैं यहां पहुंच गई हूं। क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। मैं तेल अवीव में हूं। मैंने एक शख्स को ताड़ दिया। वो टेलीपैथी जानता है, पेरिस से तेल अवीव पहुंचा है। मैं उसके साथ यहां पहुंच गई हूं। उससे शख्स के मुतल्लिक कुछ बताओ। वो किसी बंगले के एक बेडरूम में थी। एक इजी चेयर पर आराम से बैठकर उसके मुतल्लिक बताने लगी। असल डॉन मूरस पेरिस में था। पारस ने उसके रूप में इसराइल जाने के लिए उसे पेरिस के काला पुलिस अफसर की निगरानी में छोड़ा था। इत्तेफाक से डॉन मूरस भी जोजो की तरह बचकाना जहन रखता था। नफ्सियात के माहिरीन ने पारस को यकीन दिलाया था कि उसके अंदर से खौफ और बुजदली रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगी और बचकानापन भी जाता रहेगा। इस मकसद के लिए एक जवान नर्स रोमा को उसके साथ रखा गया था। यकीन था कि जल्द ही इस बच्चे पर जवानी का जादू चल पड़ेगा। सोनिया ने पारस को समझाया था, अपनी शिवा मम्मी का इंतकाम लेने तनहा ना जाओ। उसने पूछा, मम्मा क्या आप भी मुझे बच्चा समझती हैं और मुझे बुजदिल बनाकर रखना चाहती हैं? बेटे, तुम बड़े बड़े आजमाइशी मराहल से गुजरते रहो, मैं कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम माँ का इंतकाम लेने के लिए कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हो। आदमी जोश और जज्बात में आकर कोई ना कोई गलती कर बैठता है। मैं वादा करता हूँ मामूल के मुताबिक नॉर्मल रहूंगा और योगा की मशकें जारी रखूंगा। योगा का अमल हमारे अंदर सब्र और इस्तकलाल पैदा करता है। सोनिया ने उसे जाने की इजाजत दी, मगर वह मुतमईन नहीं थी। उसने सोचा जल्द ही तेल अवीव जाएगी और दूर ही दूर से बेटे की निगरानी करती रहेगी। उसने बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स से रब्ता कायम किया, जो यहूदी बनकर तेल अवीव के एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम देता था। उसने डॉक्टर से कहा, तुम अपनी वाइफ को सैर तफरी की घर से पेरिस भेज दो और उसे ताकीद कर दो कि बाबा साहब के इदारे में जाकर रहे। मैं उसकी जगह तुम्हारे पास आऊंगी। डॉक्टर ने इस मंसूबे पर अमल किया। उसकी वाइफ रोमेला बाबा साहब के इदारे में पहुंच गई। सोनिया को तेल अवीव जाने की जल्दी नहीं थी। उसे मालूम था पारस अभी डॉन मूरस के रूप में तेल अवीव गया है। वहां टॉम मूरस की फैमिली में कुछ रोज रहने के बाद इसराइल जाएगा। वैसे वह रोमेला के रूप में तैयार थी, किसी दिन भी वहां से परवास कर सकती थी। ऐसे ही वक्त वो शख्स उसकी नजरों में आ गया। एक रोज वो अखबार देख रही थी। अखबार के एक सफ़े खास पेरिस शहर की ताज़ा तरीन खबरें शाया करता था। उस सफ़े का उन्वान होता था, पेरिस में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। उस सफ़े पर जिली हरूफ में यह खबर शाया हुई थी, कैसीनो डी ब्लांका में एक जवारी ने एक रात में $90 लाख जीत लिए। रिपोर्टर ने लिखा था, जीतने वाले का नाम रॉबसन रॉय है। कैसीनो डी ब्लांका के शार पर सारी दुनिया में बदनाम है। ये शार पर बड़े बड़े सरमायादार जवारियों की जेबों से लाखों डॉलर निचोड़ लेते हैं, फिर उन्हें लाख 2 लाख जीत कर जाने का मौका देती हैं ताकि वो आइंदा भी इस कुमार खाने में आते रहें। लेकिन रॉबसन रॉय पहला जवारी है जिसने अपना $1 भी कैसीनो में नहीं दिया, और इस कैसीनो को एक रात में $90 लाख का नुकसान पहुंचा कर चला गया। रॉबसन रॉय ने अपने एक बयान में शातिर जवारियों को चैलेंज किया था और कहा था, इस दुनिया में कोई उसकी टक्कर का खेलने वाला नहीं है, लिहाजा आइंदा वो किसी कुमार खाने में नहीं जाएगा। सोनिया ऐसे शख्स को देखना चाहती थी। ये बात हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन थी कि एक जवारी अपनी जेब में से $1 भी ना हारे और 90 लाख की कसीर रकम जीत कर ले जाए। ये कमाल तो कोई टेलीपैथी जानने वाला ही दिखा सकता था, क्योंकि खेलने के दौरान बड़े से बड़ा शातिर खिलाड़ी भी एक आध बाजी हारता है। बड़ी रकम जीत लेना कोई बहुत ज्यादा कमाल की बात नहीं होती, लेकिन उसके जीतने का अंदाज चौंका देने वाला था। सोनिया ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम होने पर कहा, हेलो नादिया, मैं सोनिया बोल रही हूँ। नादिया ने बड़ी मुसर्रत से कहा, अभी मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। वाकई दिल को दिल से राह होती है। तुम एक बहुत बड़े कैसीनो की मालका हो। यकीनन तुमने रॉबसन रॉय की खबर पढ़ी होगी। तुम पढ़ने की बात करती हो, मैंने उसका चैलेंज कबूल किया है। वो आज रात मेरे कुमार खाने में आ रहा है। सोनिया ने कहा, मैं जानती थी तुम ऐसा करोगी। क्या तुमने बराह रास्त रॉबसन रॉय से मुलाकात की है? यह फोन पर आज रात का खेल तय पाया है। मैंने मैनेजर से मामला तय किए हैं। मुझे शुबह कि वो टेलीपैथी जानता है। मैं उसे अपनी आवाज़ नहीं सुनाऊंगी और रात को अपनी आंखों पर मखसूस लेंस चढ़ा कर जाऊंगी। इसमें कोई शुबा नहीं नादिया कि तुम बहुत चालाक और होशियार हो, लेकिन तुम उसके सामने गूंगी बहरी बनकर खेलने बैठोगी तो वो अपने लिए खतरा महसूस करेगा कि उसकी टेलीपैथी का राज खुल रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो होशियार हो जाए। तुम क्या चाहती हो? मैं आज रात नादिया बनकर उसके साथ 2-2 हाथ करूंगी। ये मेरी खुशकिस्मती है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में मेरे कुमार खाने से $1 भी नहीं ले जा सकेगा। हाँ, मैं इसकी जमानत देती हूँ। शर्मिंदा ना करो, तुम्हारा नाम ही जमानत है, नादिया बोली। मैं अपना मौजूदा पता बता रही हूँ, यहाँ चली आओ। सुबह तक रात गुजारो। मैं यहाँ से तुम्हारे मेकअप में जाऊंगी। रात 11 बजे बाजी शुरू होने वाली थी। नादिया 9 बजे उसके पास आ गई। दोनों ने एक साथ खाना खाया। फिर सोनिया ने इंटेलिजेंस के काला अफसर से राब्ता कायम करके कहा, मैं 1 घंटे बाद नादिया के कुमार खाने में जा रही हूँ। रॉबसन रॉय नामी एक शख्स के साथ सुबह तक बाजी चलेगी। मैं चाहती हूँ जब वो कुमार खाने से जाए तो आपकी जासूस उसका पता ठिकाना मालूम करे। उसे ताक्कुब का शुबा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में ऐसे सुराग रसानों का इंतखाब करें जो योगा के माहिर हों।
मादाम, आपके हुक्म के मुताबिक अमल किया जाएगा। क्या उस शख्स का ताल्लुक फ्रांस से है? मेरा ख्याल है कि वो किसी दूसरे मुल्क से यहाँ आया है। अगर यहाँ का बाशिंदा होता तो बहुत पहले ही फ्रांस के कुमार खानों में नाम पैदा कर देता। वो पिछली एक रात से शैतान की तरह मशहूर हो चुका है। आला अफसर ने वादा किया कि रॉबसन राय के मुत्तलिक सोनिया को मुकम्मल मालूमात फराम की जाएंगी। सोनिया ने रिसीवर रखा, फिर कॉटेज से निकलकर नादिया की कार में आकर बैठ गई। उसने एक रात के लिए रोमेला का मेकअप उतार दिया था। वह नादिया के रूप में उसके कुमार खाने वाले दफ्तर में पहुंच गई। वहां के तमाम बदमाश और शातिर जवारी उसे नादिया समझकर इस्तकबाल कर रहे थे। जब रॉबसन राय कुमार खाने में दाखिल हुआ तो उसका भी शानदार इस्तकबाल हुआ। उसने सोनिया की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मादाम नादिया, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने कुमार खानों की दुनिया में तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। वह मुसाफिया करते हुए बोली, तुमने भी एक ही रात में बड़ा नाम पैदा किया है। वह हंसते हुए बोला, इसका मतलब है हम दो बड़े मिल रहे हैं और आज रात की सुबह फैसला सुनाएगी कि हम दो में से कौन बड़ा है। बड़ी खुदा की जात है। मेरी ये बात याद रखो, जो हारना नहीं जानता उस जीतने वाले की जीत महज एक धोखा होती है। सुबह मालूम होगा कि तुम किस कदर खुद फरेबी में मुब्तला हो। विस्की पियोगे या कॉफी? वो अपना थर्मस दिखाते हुए बोला, मैं सिर्फ अपने हाथों का पका हुआ खाता हूं और अपनी पसंद की कॉफी खुद तैयार करके साथ ले आता हूं। बुरा ना मानना, दुश्मन तो दूर की बात है, मैं दोस्तों पर भी भरोसा नहीं करता। तो फिर चलो, 11 बज चुके हैं। वो दोनों दफ्तर से उठकर कुमार खाने के उस हिस्से में आए जहां ताश की बाजी हुआ करती थी। आज तमाम दिन यह चर्चा होता रहा कि नादिया के कुमार खाने में रॉबसन राय खेलने आएगा। अखबारात के रिपोर्टर और फोटोग्राफर मौजूद थे। फ्लैश बल्ब की रोशनियां बिजलियों की तरह चमक चमक कर बुझ रही थीं। रिपोर्टर तरह तरह के सवालात कर रहे थे। दोनों ने मुख्तसर से जवाबात के बाद कहा, प्लीज हमें खेलने का मौका दिया जाए, जब तक हमारा खेल जारी रहेगा। कोई गैर जरूरी आदमी इस हॉल में दाखिल नहीं होगा। सब लोगों को वहां से हटाया जा रहा था। नादिया का मैनेजर अखबार वालों से कह रहा था, आप लोग कैसीनो के किसी भी हिस्से में जाकर बैठ जाएं। रनिंग कमेंट्री का खास इंतजाम है। आप लोगों को हर बाजी का नतीजा फौरन सुनाया जाएगा। वो हाल खाली हो गया। सोनिया और रॉबसन राय एक मेज के तरफ आमने सामने बैठ गए। कमेंट्री करने वाला उनसे कुछ फासले पर माइक के सामने था। ताश की एक नई गड्डी खोली गई। कायदे के मुताबिक जिसके पास सबसे छोटा पत्ता था उसी को ताश फेंटने और बांटने का पहला मौका मिलता था। जो पत्तेबाज शार्पर होते हैं वो फेंटने और बांटने का पहला मौका चाहते हैं ताकि मक्कारी से पत्ते लगाने का मौका हाथ आ जाए। यह रॉबसन राय की बदकिस्मती थी कि सोनिया को पहला मौका मिल गया। वो बड़ी महारत से पत्ते फेंटने लगी। रॉबसन राय ने उसे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ मशीन की तरह चलते हैं। कितने अरसे से खेल रही हो? वो उसे बातों में लगाना चाहता था ताकि उसे पत्तों का हिसाब न मिले। वो किसी से कम नहीं थी। मुस्कुरा कर बोली, 15 बरस की उम्र से खेल रही हूं, अब 40 बरस की हूं। वह दोनों तरफ 3-3 पत्ते बांटने के बाद यूं ठिठक गई जैसे कोई गलती कर बैठी हो। फिर परेशान होकर बोली, जरा देखो, मैंने 3 ही पत्ते दिए हैं ना? वह मुस्कुरा कर बोला, हाँ, हम दोनों के पास 3-3 ही है। ये रहा मेरी तरफ से $10,000 का बोर्ड। उसने 10,000 का एक टोकन दरमियान में रख दिया। सोनिया ने गड्डी एक तरफ रखी। उसके बराबर 10,000 का टोकन रखा। वो बोली, मेरी आदत है, मैं पहली चाल 50,000 से शुरू करता हूँ। उसने 50,000 के 5 टोकन रखे। कमेंट्री करने वाला बोल रहा था कि किस तरह दोनों चालें चल रहे हैं। मादाम नादिया बहुत मोहतात होकर खेलती हैं, लेकिन रॉबसन राय ने मादाम को 10,000 फिर $50,000 बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। यानी पहली ही चाल में उनके दरमियान मेज पर $1,20,000 आ चुके हैं। रॉबसन राय ने पहले ही सोनिया की गलती को भांप लिया था। फिर यह भी समझ लिया था कि वह अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उसने दूसरी चाल में $1,00,000 रखे। सोनिया ने चौंक कर देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं कैसीनो डी ब्लांका से $90,00,000 ले गया था। यहां से दुगनी रकम ले जाऊंगा। इसके लिए जरूरी है कि बड़ी बड़ी चालें चलता रहूं। सोनिया ने $1,00,000 के टोकन रख दिए। वो 2 लाख रखते हुए बोला, बेहतर है अपने पत्ते देख लो, मैं 1-2 चालों तक अपने पत्ते नहीं देखता। वो परेशान होकर बोली, मैं पत्ते देखूंगी और खेल जारी रखूंगी तो मुझे 4 लाख देने होंगे। हाँ, ये तो खेल का असूल है। वो $2,00,000 के टोकन रखते हुए बोली, मैं पत्ते देखकर दुगनी रकम नहीं दूंगी। वो 5 लाख रखते हुए बोला, मैं अपने मुकाबिल को मजबूर कर देता हूँ। उसी लम्हे सोनिया ने अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस किया। जब पारस 5 बरस का था और इस्तांबुल में एक बुजुर्ग की दवाएं सोनिया को मिली थी, तब से वह अपने अंदर रूहानी कुव्वतों को महसूस करती थी। उसे ऐसी रूहानी कुव्वत हासिल हुई थी कि वह अपने खुफिया ख्यालात छुपा लेती तो कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उन ख्यालात तक नहीं पहुंच सकता था। रॉबसन राय ने उसके दिमाग में आते उसकी सोच में पत्ते उठाकर उसे देखने पर मजबूर किया। उसने बज़ाहिर मजबूर होकर पत्ते उठाए और अपनी सोच में बोली, नहला, दहला और गुलाम। उसने पत्ते मेज पर औंधे रख दिए। चूंकि ये जीतने वाले पत्ते थे इसलिए उसने मेज पर $10,00,000 रख दिए। हकीकतन उसके पास इक्का, दुक्की और तिग्गी के सबसे बड़े रनिंग पत्ते थे। उसने ख्याल ख्वानी करने वाले को गुमराह कर दिया था।
रॉबसन राय को तशवीश हुई क्योंकि नहला दहला और गुलाम मामूली पत्ते नहीं थे। उसने अपने पत्ते उठाकर देखे तो खुश हो गया। उसके पास बादशाह, बेगम और गुलाम थे। उसकी दानिश में सोनिया कभी जीत नहीं सकती थी। इस यकीन के साथ उसने 50 लाख की चाल दी। इस चाल का मतलब यह था कि सोनिया 50 लाख देकर शो नहीं कराएगी, मैदान छोड़ देगी, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने शो नहीं कराया। 25 के जवाब में उसने 50 लाख डॉलर के टोकन मेज पर रखे। वो सोचने लगा कहीं ख्याल ख्वानी में गलती तो नहीं हुई है। सोनिया ने फिर उसे दिमाग में महसूस किया। उसके मजबूर करने पर दोबारा अपने पत्ते उठाकर देखे, फिर अपनी सोच में बोली, नहला दहला और गुलाम। वह मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए बोला, मादाम नादिया, मुझसे जीतना नामुमकिन है। अब जो चाल चल रहा हूं उसके बाद तुम मैदान छोड़ दोगी। यह सोचकर उसने 1 करोड़ के टोकन मेज पर रखे। कमेंट्री करने वाला जोशो खरोश से कह रहा था, सामईन, मेरी दानिश में आज तक दुनिया के किसी कुमार खाने में ऐसा जुआ किसी ने नहीं खेला। एक ही चाल में 1 करोड़ डॉलर दांव पर लगाना ना तो बच्चों का खेल है, ना किस्से कहानियों की बात है। मेरे सामने जो हिसाब लिखा हुआ उसके मुताबिक मिस्टर रॉबसन राय के अब तक 1 करोड़ 33 लाख और 60,000 डॉलर और मादाम नादिया के 63 लाख 60,000 डॉलर मेज पर आ चुके हैं। अब वो मादाम को शो कराने के लिए 2 करोड़ डॉलर अदा करने होंगे, वरना उन्हें मैदान छोड़ना होगा। कमार खाने के दूसरे हिस्सों में बैठे हुए लोग चीख चीख कर ये मशवरे दे रहे थे। मादाम को ये बाजी हार कर दूसरी बाजी शुरू करनी चाहिए, लेकिन कमेंट्री करने वाले ने यह चौंका देने वाली खबर सुनाई कि मादाम नादिया ने अपने मुकाबिल के जवाब में 1 करोड़ 25 लाख डॉलर की चाल चली है। यह चाल बता रही थी कि वो कमजोर नहीं और खेल जारी रखेगी। रॉबसन राय ने पास रखे हुए रिसीवर को उठाकर कमार खाने के बैंकर से पूछा, मेरे अकाउंट में कितनी रकम है? बैंकर ने जवाब दिया, आपने 2 करोड़ जमा कराए थे, जिसमें से 1.5 करोड़ के टोकन ले लिए गए। अब आपको सिर्फ 50 लाख के टोकन मिल सकती हैं। रॉबसन ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए एक यहूदी सरमायादार से कहा, फौरन उठो और 2 करोड़ डॉलर लेकर नादिया के कुमार खाने में आओ। सरमायादार ने परेशान होकर कहा, मिस्टर, अकल की बात करो, आधी रात हो चुकी है, कोई सरमायादार इतनी बड़ी रकम अपने घर नहीं रखता। मैं इतनी जल्दी रकम कहाँ से लाऊं? रॉबसन ने कहा, नकद ना सही, तुम्हारी कोठी और कारखाने के कागजात हैं, उन्हें ले आओ। वो 10 करोड़ के कागजात हैं, क्या तुम मुझे डबो देना चाहते हो? तुम जानते हो मेरे पास टेलीपैथी की ताकत है। मैं तुम्हें कल सुबह तक 10 अरब और 10 खरब डॉलर दे सकता हूं। बहस ना करो, फौरन कागजात ले आओ। लेकिन रवानगी से पहले मेरे फोन का इंतजार करो। मैं दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुमसे कर्ज के तौर पर वो कागजात मांगूंगा। उसने राब्ता खत्म कर दिया। सोनिया ने पूछा, मिस्टर, किस सोच में पड़ गए? आगे खेलना मंजूर नहीं है तो 2 करोड़ 50 लाख डॉलर देकर शो कराओ। मादाम नादिया, तुम ये बाजी मुझसे कभी नहीं जीत सकोगी। मैं यहां से तुम्हें अच्छा सबक सिखा कर जाऊंगा। दरअसल मेरे पास रकम की कमी है, अगर इजाजत हो तो फोन करके एक दोस्त से रकम मंगवा लूं। जरूर, तुम एक नहीं दर्जनों दोस्तों को मदद के लिए बुला सकते हो। उसने रिसीवर उठाकर उसी यहूदी सरमायादार से राब्ता कायम किया। सोनिया को सुनाने के लिए कुछ बातें की, फिर पूछा, मादाम नादिया, मेरे दोस्त के पास कोठी और कारखाने के कागजात हैं जिनकी मालियत 10 करोड़ डॉलर है। क्या इस कमार खाने के बैंक में गिरवी रखकर मुझे 5 करोड़ दिए जा सकते हैं? सोनिया ने अपने पास रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नादिया के वकील से इस मामले में दरियाफ्त किया। वकील ने कहा, मैं कमार खाने में पहुंच रहा हूं, उनसे कहो 10 करोड़ के कागजात पर ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ दिए जा सकते हैं। इससे पहले कोठी और कारखाने का मालिक गिरवी रखने के एक कागज खुद लिखेगा और दस्तखत करेगा। सोनिया ने यह बात रॉबसन को बताई। रॉबसन ने यहूदी सरमायादार को कागजात लाने के लिए कहा, फिर रिसीवर रख दिया। खेल 1 घंटे के लिए रुक गया। मेज पर ताश के पत्ते, लाखों करोड़ों के टोकन उसी तरह पड़े रहे। फैसला होने तक कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था। फैसला तो होना ही था। 1 घंटे के अंदर कागजात गिरवी रखने के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई हो गई। रॉबसन को 2 करोड़ डॉलर के टोकन मिल गए। उसने सोनिया के सामने 2 करोड़ 50 लाख डॉलर के टोकन रखकर कहा, मैं अभी मजबूर हूं, फौरन बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए शो करा रहा हूं, अपने पत्ते दिखाओ। सोनिया ने जब तीनों पत्ते उलट कर दिखाए तो वह हैरत से उछल कर खड़ा हो गया। बेख्तियार मेज पर हाथ मारकर बोला, ये धोखा है, तुम्हारे पास दूसरे पत्ते थे। सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि पत्ते उलटने से पहले दूसरे थे? इस सवाल पर उसे होश आया। वो कह नहीं सकता था कि उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया था, और जो मालूम किया था उसके बरक्स नतीजा निकल चुका है। कमेंट्री करने वाला कह रहा था, सामईन, मादाम नादिया ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में बाजी जीत ली है। मेरे सामने लिखे हुए हिसाब के मुताबिक पिछली रात 90 लाख डॉलर जीतने वाले मिस्टर रॉबसन राय यहां 2 घंटे तक खेलते रहे, जिसमें से 1 घंटा कानूनी कार्रवाई में गुजर गया। इस तरह वो सिर्फ 1 घंटे में 3 करोड़ 83 लाख और 60,000 डॉलर हार चुके हैं। अब वो मेज छोड़कर उठ रहे हैं। इसका मतलब है ये पहली बाजी उनके लिए आखिरी बाजी साबित हुई है। शायद वो आइंदा कैसीनो नादिया का रुख नहीं करेंगे। रॉबसन राय तेजी से चलता हुआ कमेंट्री करने वाले के पास आया, फिर एक झटके से माइक उठाकर चीखते हुए बोला, मैं आऊंगा, कल भी आऊंगा। मैं रॉबसन राय लानिया कहता हूं, कल रात होने वाली बाजी में सिर्फ इस कुमार खाने को ही नहीं
कुमार खाने की मालका नादिया को भी जीत कर ले जाऊंगा। कल मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। वो माइक को एक तरफ फेंक कर गुस्से से तनतनाता हुआ चला गया। सोनिया ने मैनेजर से कहा, तमाम रकम संभाल कर रखो, मैं भी आती हूँ। कैसीनो के हर मुलाजिम को इनाम दूंगी। वो कैसीनो के पिछले दरवाजे से निकलकर अपने कॉटेज पहुंच गई। उसने नादिया को जब ये बताया कि उसने सिर्फ 1 घंटे की खीबाजी में रॉबसन राय से 3,83,60,000 डॉलर निचोड़ लिए हैं तो उसने हैरानी और बेयकीनी से देखा। फिर खुश होकर बोली, बेशक यह काम तुम ही अंजाम दे सकती हो। मेरी तरफ से फरहाद साहब का शुक्रिया अदा कर देना। सोनिया ने कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैंने किसी टेलीपैथी जाने वाले का ताउन हासिल नहीं किया। उसने नादिया को 10 करोड़ के कागजात गिरवी रखवाने वाली बात तफसील से बताई। फिर कहा, मैं अभी आते वक्त कैसीनो के मुलाजमों को इनाम देने का वादा कर रही हूँ। तुम उन्हें इनाम जरूर देना, अब जा सकती हो। वो चली गई। सोनिया ने रिसीवर उठाकर इंटेलिजेंस के आला अफसर से रब्ता कायम किया। अफसर ने कहा, रॉबसन राय मगरबी जर्मनी से आया है। सफारत खाने में उसके कागजात की नकल देखी गई है। उन कागजात के मुताबिक भी उसका नाम रॉबसन राय है और वह पैदाइशी तौर पर मगरबी जर्मनी का बाशिंदा है। सोनिया ने कहा, लेकिन वो अपने चेहरे, लहजे और तौर तरीकों से अमरीकी मालूम होता है। फिर उसकी टेलीपैथी का इल्म साबित करता है कि वो ट्रांसफार्मर मशीन की पैदावार है। वह मशीन सिर्फ अमेरिका में है। अफसर ने चौंक कर पूछा, क्या वाकई वो टेलीपैथी जानता है? जी हाँ। अपने सुराग रसानों को ताकीद कर दें। मैं उसकी दिन रात की मसरूफियात मालूम करना चाहती हूँ। आपको भी मालूम होना चाहिए कि वो पेरिस में क्या करता फिर रहे। मादाम, आपने टेलीपैथी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। अब उस पर दिन रात कड़ी नजर रखी जाएगी। वो बोली, जब तक आप बहुत मजबूर ना हो उस वक्त तक उसे ना छेड़े। अगर वो मुल्क से बाहर जाने लगे तो उसी त्यारे में मेरे लिए भी एक सीट जरूर हासिल करें। उसने रिसीवर रख दिया। आईने के सामने बैठकर नादिया का मेकअप उतारा, लिबास तब्दील किया, फिर सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। ऐसे वक्त उसने फिर पराई सोच की लहर महसूस की, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। चुपचाप आंखें बंद करके दिमाग को हदायत देने लगी कि वो सुबह 6 बजे तक गहरी नींद सोते रहे। अगर इस चार दीवारी में कोई गैर मामूली बात हो तो आंख खुल जाए। 1 मिनट के अंदर उसकी आंख खुल गई। दूसरी तरफ रॉबसन राय हैरान था, क्योंकि सोनिया के दिमाग में नींद का सन्नाटा था। अगरचे नींद की हालत में भी सोच जारी रहती है जो ख्वाब की सूरत में नजर आती है, लेकिन जिस दिमाग में वो पहुंचा हुआ था वहां ना सोच थी ना ख्वाब थे। वो अपनी सोच में बोला, उठो, आंखें खोलो और उठकर बैठ जाओ। रॉबसन राय ने दिमाग के सन्नाटे में अपनी सोच की लहरों को सुना। अगर सोनिया सुनकर भी अनजान बनना चाहती तो ख्याल खोनी करने वाला उसकी चालाकी को समझ लेता। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया और रॉबसन राय के दरमियान नींद का पर्दा हायल हो गया है और रॉबसन की सोच इस पर्दे के पार नहीं पहुंच रही। उसने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का नया इल्म हासिल किया था। अभी उसने इंसानी दिमागों को मुख्तलिफ हालात में समझना और उनसे खेलना नहीं सीखा था। उसकी अकल समझा रही थी कि सोनिया जैसे दिमाग भी होते हैं, जहां सोच की लहरें पहुंचती हैं तो वहां असरअंदाज नहीं होती। अगर जबरन मालूमात हासिल करो तो गलत मालूमात हासिल होती हैं। मसलन सोनिया के पास इक्का, दुग्गी और तिग्गी के पत्ते थे और उसे 2 बार गलत मालूमात हुई कि मुकाबले पर खेलने वाली के पास नहला, दहला और गुलाम है। वो आजमाइश के तौर पर उसके दिमाग में जलजला पैदा करना चाहता था। इसके लिए लाजमी था कि उसका दिमाग गिरफ्त में आए और वह गिरफ्त में नहीं आ रहा था। यूं लगता था जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना चाहता हो। वह दिमाग के समुद्र में गोते लगा सकता था, लेकिन उसके पानी को अपने बाजू में नहीं जकड़ सकता था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए चीख चीख कर कहा, मैं हुक्म देता हूं कि मेरी सोच की लहरों को सुनो और आंखें खोल दो। फौरन उठकर खड़ी हो जाओ। जरा सी देर में एहसास हुआ वो रात की तारीकी में किसी अंधेरी वीरान गली में खड़ा कुत्ते की तरह भौंक रहे और सुबह तक इसी तरह भौंकता रहेगा। वह थक हार कर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया के दिमाग ने उसे परेशान कर दिया था। वह थोड़ी देर तक टहलता हुआ सोचता रहा। फिर उसने मौजूदा सुपर मास्टर के दिमाग पर दस्तक दी और अपने कोड वर्ड्स अदा किए। हेलो मास्टर, द क्रेजी मैन इज नो मोर क्रेजी। सरफिरा आदमी अब सरफिरा नहीं रहा। रॉबसन राय का असल नाम कुछ और था। बचपन में सब उसे क्रेजी किड कहते थे, यानी सरफिरा बच्चा, क्योंकि वो पढ़ने के बाद फारिग औकात में कभी लकड़ी के नन्हे से घर बनाता, कभी गत्ते की मोटर या रेलगाड़ी बनाने की कोशिश करता। स्कूल में साइंस का जो सबक पढ़ाया जाता उसका अमली तजुर्बा, साइंसी तजुर्बा घर में किया करता। इसीलिए सब उसे खबतिया सरफिरा कहते थे। जब वो आला तालीम से फारिग होकर सियासत में हिस्सा लेने लगा तो क्रेजी मैन कहलाने लगा। वह खुद को बहुत चालाक और मक्कार सियासतदान साबित कर चुका था। इसके बावजूद उसे सुपर मास्टर का ओहदा नहीं दिया गया, क्योंकि उसे जुआ खेलने का नशा था। वह हर रात 2-4 घंटे किसी कैसीनो में जरूर गुजारता था। जब हारता तो शराब पीकर गम गलत करता और जीतने की खुशी में शराब के साथ शबाब की रंगीनियों में खो जाता। ऐसा शख्स हुकूमत के राजों को अपने सीने में छुपा कर नहीं रख सकता। ताहम उसकी आला सियासी खिदमात के सिले में उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया और उसे हुक्म दिया गया कि वह मुल्क से दूर रहकर मुल्क की खिदमत करता रहे। टेलीपैथी जानने वाले नए सुपर मास्टर का नाम वी वॉन एडगर था।
अब तक मशीन के जरिए जितने अफराद ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, उनमें से पहला सुपर मास्टर मेरे हाथों मारा गया था। दूसरा जेरी जैकब पारस डोम के हाथों अंजाम को पहुंचा। तीसरे ख्याल ख्वानी करने वाले लॉरेंस डिकूजा ने पारस डोम को फांसकर मौजूदा सुपर मास्टर की कैद में पहुंचा दिया। चौथा ख्याल ख्वानी करने वाला सुपर मास्टर वी वॉन एडगर था। पांचवें को क्रेजी मैन कहते थे। छठा टेलीपैथी जानने वाला डैनी दानियाल पारस अव्वल की दोस्ती और एतमाद हासिल करने की फिक्र में था। सातवां शैतान कहीं रूपोश था, किसी दिन वो भी जाहिर होने वाला था। इन 7 शैतानों में डैनी दानियाल गद्दारी कर रहा था। उसे सुपर मास्टर की मातहती मंजूर नहीं थी। वो इक़्तिदार चाहता था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि उसे कभी सुपर मास्टर का ओहदा नहीं मिलेगा। वो यहूदी था। उसके सामने यही एक रास्ता था कि इसराइल में रूपोश रही। अपने हम ख्याल यहूदी सियासतदानों और फौजी अफसरों की एक टीम बनाई, फिर मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी मर्जी के हुक्मरानों को लाई और उनकी पुश्त पर रहकर मंजर-ए-आम पर आए बगैर वहां हुकूमत करते रही। इस मकसद के लिए खुद को बहुत ज्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए और सुपर मास्टर की टेलीपैथी जाने वाली टीम से महफूज रहने के लिए वो फरहाद अली तैमूर की टीम में शामिल होना चाहता था। डैनी दानियाल की रूपोशी ने मौजूदा सुपर मास्टर विवॉन एडगर को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दुनिया के किस हिस्से में छुपा हुआ है और क्या करता फिर रहा है, ये मालूम करना जरूरी था। सुपर मास्टर विवान का अंदाजा था कि वो बाहसियत यहूदी इसराइल में कहीं है या फिर पेरिस में होगा, ताकि सुपर मास्टर के खिलाफ फरहाद अली तैमूर से दोस्ती करे और अपनी सलामती को यकीनी बना ले। क्रेजी मैन उर्फ रॉबसन राय को इसीलिए पेरिस भेजा गया था। सुपर मास्टर ने उसे ताकीद कर दी थी कि वो फरहाद रसवंती और आर्मर की ख्याल ख्वानी से टकराए बगैर डैनी दानियाल को तलाश करे। जब वहां नाकामी हो तो फिर इसराइल चला जाए। क्रेजी मैन पिछले एक हफ्ते से पेरिस में था। उसने कितने ही पुलिस और फौज के अफसरान के दिमागों में जगह बनाई थी। आखिर एक आला अफसर के दिमाग से मालूम हुआ कि डॉन मूरस नामी बचकाना जहन रखने वाला एक बुजदिल जवान उसकी तहवील में है। उस बुजदिल जवान की जगह पारस अव्वल डॉन मूरस बनकर इस्तंबुल गया है। क्रेजी मैन ने सुपर मास्टर को यह इतला दी और कहा, यह मालूम किया जाए कि इस्तंबुल में मूरस फैमिली कहाँ रहती है, उस फैमिली में कितने अफराद हैं और बहरूपिया डॉन मूरस उस खानदान में पहुंच चुका है या नहीं। सुपर मास्टर ने अपने वसीज राय इस्तेमाल किए, फिर शाम तक क्रेजी मैन को बताया। इस्तंबुल में जो मूरस फैमिली है उसमें 4 अफराद हैं, टॉम मूरस, साम मूरस, टॉम की बीवी थैल्मा और उनकी बेटी समार था। 5वां जवान डॉन मूरस एक दिन के लिए कहीं घर से भाग गया, फिर वापस आ गया। अब वो 5 इस्तंबुल में नहीं है, कुछ अरसे के लिए तेल अबीब गए हुए हैं। इन मालूमात के बाद ये वाज़ेह हो गया कि पारस डॉन मूरस के रूप में मूरस फैमिली के साथ तेल अबीब पहुंच गए। सुपर मास्टर ने कहा, मैं तेल अबीब में मूरस फैमिली पर नजर रखूंगा। तुम यहां मजीद 2-4 रोज डैनी दानियाल को तलाश करो, वो मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना असली डॉन मूरस को अगवा करके तेल अबीब ले जाओ। क्रेजी मैन ने उस आला अफसर को अपना अलाकार बनाया। उसके दिमाग में पहुंचकर बोला, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। मेरा एक काम इतनी राजदारी से करो कि तुम्हारे किसी साथी अफसर को भी इसका इल्म ना हो। अफसर ने कहा, फरहाद साहब हम आपके ताबेदार हैं, हुक्म दीजिए। क्रेजी मैन ने कहा, मैं किसी वक्त भी डॉन मूरस को तेल अबीब भेज सकता हूं। मेरा बेटा डॉन मूरस बनकर जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो चुका है। एक आध रोज में असली डॉन मूरस वहां जाएगा, हमारा पारस यहां आएगा। तुम बड़ी राजदारी से डॉन मूरस का पासपोर्ट और जरूरी कागजात तैयार कराओ, मैं बाद में तुमसे राब्ता कायम करूंगा। क्रेजी मैन जब से पेरिस आया था किसी कमार खाने में जाने के लिए तरस रहा था। सुपर मास्टर ने सख्ती से ताकीद की थी कि वो किसी कैसीनो में जाकर जुआ ना खेले। अगर वो खेलेगा और दूसरों के पते मालूम करके उनके दिमागों में जाएगा तो कोई हसास दिमाग वाला उस पर शुबा करने लगेगा। वो अपनी ख्वाहिश को मारता जा रहा था। शाम होते ही पीना शुरू कर देता ताकि नशे में जुआ खेलने की ख्वाहिश कमजोर पड़ जाए। एक रात वो क्लब में गया। ख्याल था किसी हसीन औरत के साथ बैठकर पिएगा। क्लब के एक हिस्से में ताश की बाजी हो रही थी। वो देखने बैठ गया। अपनी आदत से मजबूर होकर तमाम खेलने वालों के दिमागों को पढ़ने लगा कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। रॉबसन जिस खिलाड़ी के पास बैठा हुआ था वो मायूस होकर मैदान छोड़ना चाहता था। क्रेजी मैंने आस्तिकी से कहा, जीत तुम्हारी होगी, मैदान हरगिज ना छोड़ना। खिलाड़ी ने कहा, मेरे पास मजीद रकम नहीं। क्रेजी मैंने अपनी जेब से $5,000 निकाल कर दिए। खेल जारी रहा। आखिरकार वो खिलाड़ी $25,000 जीत गया। जीतने वाला क्रेजी मैन की तारीफें करते हुए बोला, तुम तो उस्ताद मालूम होते हो, तुम्हें कैसीनो डी ब्लांका या कैसीनो नादिया में जाकर खेलना चाहिए। उस खिलाड़ी ने पेरिस के कैसीनो का ऐसा नक्शा खींचा कि क्रेजी मैन की बेचैनी और बढ़ गई। वो दूसरे दिन कैसीनो डी ब्लांका गया और सुबह तक $90 लाख जीत कर ले आया। शराब, शबाब और ताश के पत्ते जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। अगर आदमी जीत ले तो वो जीत उसे और ज्यादा खेलने पर उकसाती है। अगर हार जाए तो अगली बाजी जीत लेने की खुशफहमी में वो खेलता चला जाता है।
नादिया के कुमार खाने में बुरी तरह हारने के बाद वो दूसरी रात भी आकर खेलने वाला था, लेकिन वो सोनिया के दिमाग में पहुंचकर हैरान और परेशान हो गया था। उसे खतरा महसूस हो रहा था और ये भी सोच रहा था शायद खतरा ना हो। बाज इंसानों के दिमाग ऐसे होते हैं जहां ख्याल ख्वानी करने वाला पहुंचकर कुछ हासिल करने में नाकाम रहता हो। यही सोचकर उसने सुपर मास्टर वी वॉन एडगर से राब्ता कायम किया। उसे बताया, नादिया नामी एक औरत का दिमाग कुछ गैर मामूली है। मैं उसे अपनी मामूला बनाने में नाकाम रहा हूं। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या वो सांस रोक लेती है? नहीं, उसके दिमाग में जगह मिलती है, मगर मेरी सोच की लहरें उसे मुतासिर नहीं करती। उसके चोर ख्यालात भी सुनाई नहीं देते। तुम अजीब बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूं। तुम उस औरत के दिमाग में चलो, मैं देखना चाहता हूं यह मामला क्या है। सुपर मास्टर क्रेजी मैन के जरिए सोनिया की ख्वाबीदा दिमाग में पहुंच गया। उसे भी वहां गहरा सन्नाटा महसूस हुआ। सुपर मास्टर को सिर्फ अपनी ही सोच की लहरें सुनाई दे रही थीं। वो कह रहा था, नादिया उठो, मैं मालूम करना चाहता हूं तुम कौन हो। ऐसा कौन सा अमल जानती हो कि पराई सोच की लहरें तुम पर असरअंदाज नहीं होती? वह साइंसी तरक्की के दौर में सांस लेने वाले रूहानियत के कायल नहीं थे। वो कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि इस औरत को बाबा फरीद वास्ती मरहूम, जनाब शेख अल फारस गुलाम अल बरकी और इस्तांबुल के एक बुजुर्ग की दुआओं ने रूहानियत के कमाल तक पहुंचाया है। सुपर मास्टर ने हैरान होकर क्रेजी मैन से कहा, मैंने ऐसे दिमाग के मुतालिक ना कभी पढ़ा ना कभी सुना। मैं दुनिया के नामवर डॉक्टरों और माहिरीन नफ्सियात से ऐसे दिमाग के मुतालिक सवालात करूंगा। उनसे कोई माकूल बात मालूम हो सकती है। बाय द वे, तुम इस औरत तक कैसे पहुंच गए? उसने कैसीनो वाली बात छुपा ली। अपने सुपर मास्टर से कहा, मैंने इसे एफल टावर के पास देखा था। ये बहुत हसीन है। अपनी एक सहेली से बातें कर रही थी। मैंने इसकी आवाज़ और लबो लहजे को याद रखा, फिर होटल के कमरे में आकर इसके दिमाग में पहुंचने और मुतासिर करने की कोशिश की। नतीजा तुम्हारे सामने है। सुपर मास्टर ने कहा, पेरिस में वक्त ज़ाया न करो, असली डॉन मूरस को लेकर तेल अबैब जाओ। क्रेजी मैन ने पूछा, क्या तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए मूरस फैमिली में जगह बनाई है? मुझे इसका मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पारस डोम के पीछे था। किसी तरह फरहाद की एक बड़ी कमजोरी अपने हाथ में रखना चाहता था। इस सिलसिले में लॉरेंस डिकूजा ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसने पारस डोम को मेरे पास पहुंचा दिया है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। इससे भी बड़ी खुशी तब होगी जब पारस अव्वल हमारे हाथ आएगा। इसलिए कहता हूं, पेरिस में वक्त ज़ाया ना करो, डॉन मूरस को लेकर तेल अबैब पहुंचो। अगर पारस वहां अभी तक डॉन मूरस के रूप में होगा तो हमारे हाथ लग जाएगा। क्रेजी मैन ने आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया, क्या डॉन मूरस का पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार हो गए? जी हाँ फरहाद साहब, सब कुछ तैयार है, लेकिन वह अपनी नर्स रोमा के बगैर कहीं नहीं जाएगा। मैंने एहतियातन रोमा के कागजात भी तैयार रखे हैं। तुमने दानिशमंदी से काम लिया है। अब दोनों को कल सुबह 10 बजे वाले तैयारे से तेल अबैब रवाना कर दो। क्या वो दोनों तनहा जाएंगे? हाँ, मेरा एक आदमी उस तैयारे में उनकी निगरानी करता रहेगा। दूसरी तरफ सोनिया अपने कॉटेज में आराम से सो रही थी। उसने अपने दिमाग को 6 बजे बेदार होने की हिदायत की, लेकिन 1 घंटा पहले ही फ़ोन की घंटी ने उसे जगा दिया। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। इंटेलिजेंस के आला अफसर की आवाज़ सुनाई दी, मादाम, वो टेलीपैथी जानने वाला रॉबसन राय, क्रेजी बॉय, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट से तेल अबैब जा रहा है। मेरे लिए रोमेला की हैसियत से उसी तैयारे में सीट रिजर्व करवा दें। अगर वाकई वो कल जा रहा है तो उसकी अब निगरानी ना कराई जाए। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म का शुबा हो। यस मादाम, सुबह 8 बजे से पहले आपके पास टिकट और पासपोर्ट पहुंच जाएगा। सोनिया ने रिसीवर रखा, उठकर बाथरूम में गई, फिर वापस आकर अलमारी से जॉगिंग का लिबास निकाला। उसे पहनकर पंजों के बल उछलती हुई बाहर जाना चाहती थी। फोन की घंटी ने उसे रोक दिया। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। डॉन मूरस की निगरानी करने वाले अफसर ने कहा, मादाम, फरहाद साहब के हुक्म के मुताबिक मैं डॉन मूरस और रोमा को कल सुबह 10 बजे वाली फ्लाइट से तेल अबैब भेज रहा हूँ। फरहाद साहब ने तुमसे कब राब्ता कायम किया था? यूं तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे हुक्म दिया था और ताकीद की थी कि डॉन मूरस की रवानगी को राज में रखा जाए। मैं अपने किसी साथी अफसर से भी जिक्र न करूं, लेकिन आपसे फरहाद साहब की कोई बात छुपी नहीं रहती। यही सोचकर डॉन को रवाना करने से पहले आपको इतला दे रहा हूं। ये तुमने अच्छा किया। फरहाद साहब का हुक्म है तो उन्हें जाने दो। उसने रिसीवर रख दिया, वहीं कालीन पर फालती मारकर बैठ गई, दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए, फिर आंखें बंद करके मुराकबे में पहुंच गई। तकरीबन 20 मिनट तक वह बिल्कुल बेहिस और कतीसी तरह बैठी रही, जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो। पता नहीं वो मुराकबे के दौरान कौन से जहान में पहुंची हुई थी। अगर कोई उसे देख लेता तो यही समझता कि उसकी जान निकल गई है। खाली जिस्म पालती मारे बैठा है और उसकी रूह निकलकर कहीं सफ़र कर रही है, दोस्तों और दुश्मनों की दुनिया में पहुंच रही है और उनका हाल और चाल मालूम करके वापस आ रही है। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी, रोब और दबदबा था। वो कालीन पर से उठ गई, बाहर जाकर जॉगिंग का इरादा तर्क कर दिया, अलमारी से दूसरा लिबास निकाल कर पहना, फिर कॉटेज के बाहर आकर दरवाजे को लॉक किया।
इसके बाद अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। उसकी मंजिल वो होटल था जहां क्रेजी मैन रहाइश पजीर था। वो आराम से अपने कमरे में सो रहा था। कॉल बेल की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। उसने रिस्ट वॉच देखी। 6:15 हुए थे। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आया, फिर नागवारी से बोला, कौन है? सोनिया ने कहा, मॉर्निंग सर, मैं आपके लिए बेड टी लाई हूं। वो जानती थी कि वह आवाज़ सुनते ही दिमाग में आएगा। दूसरे लम्हे उसने सोच की लहरों को महसूस किया, फिर खुद सोचने लगी, हाय, मैं 20 बरस की जवान दोशीज़ा हूँ। इस कमरे में रहने वाला उधेड़ उम्र का लगता है, मगर बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट है। क्रेजी मैन की नागवारी खुश मिजाजी में बदल गई। सुबह खुलते ही एक जवान दोशीज़ा दरवाजे पर आई थी। उसने सोनिया के वही सरसरी ख्यालात पढ़े। इतना ही पढ़ने के बाद वो सब्र न कर सका। फौरन ही दरवाजे को जरा सा खोला। पहले वो देखना चाहता था आने वाली सिर्फ जवान है या हसीन भी है। सोनिया ने एक जोर की ठोकर मारी। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। अपना तवाज़न बरकरार न रख सका। कालीन पर चारों शाने चित हो गया। सोनिया ने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो गुस्से से उठते हुए बोला, कौन हो तुम? मैं कौन हूं इसका जवाब तुम्हारे अमल से मिलेगा। तुम जिंदगी चाहोगे तो मैं जिंदगी हूं, मौत चाहोगे तो मौत भी हूं। ऐसा कहते वक्त वो अपने दिमाग में उसकी सोच की लहरें महसूस कर रही थी। उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कभी तुम्हारे बाप ने भी ख्यालख्वानी की थी? तुम कमार खाने से बार बार मेरे दिमाग में आकर उल्लू बनते रहे हो। क्या तुम अकल से कुछ समझ नहीं सकते? वह हैरानी से एक कदम पीछे हटकर बोला, क्या तुम नादिया हो? क्या अभी इस दूसरे रूप में आई हो? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं किसी हीलो इज्जत के बगैर अपनी पूरी हिस्ट्री बयान करो और यहां से तिलवैब जाने का मकसद बताओ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं तिलवैब जा रहा हूं? मुझसे सवाल ना करो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं कमजोर हूं और तुम्हारे किसी दबाव में आ गया हूं। उसकी बात खत्म होते उसके मुंह पर एक जबरदस्त उल्टा हाथ पड़ा। आंखों के सामने कितने ही कुमकुमे जलने बुझने लगे। दूसरा घुंसा नाक पर पड़ा। वह चंद सांसों के लिए सांस लेना भूल गया। जब उसने सांस ली तो नाक के नथनों से गर्मी बहती हुई महसूस हुई। हाथ लगाकर देखा तो नाक से और बाछों से लहू रिस रहा था। वो एक औरत के हाथों से चुपचाप मार नहीं खा सकता था। उसने जवाबी हमला करने की हमाकत की। नतीजा और बुरा निकला। उसके मुंह पर और पेट पर लातें पड़ी। कराटे के हाथ जहां पड़ते वहां की हड्डियां जैसे चिटकने लगती थीं। उसके सामने यही एक रास्ता रह गया कि चीखना शुरू कर दे ताकि होटल वाले मदद को पहुंच जाएं। उसके हलक से गुर्र गुर्र की आवाजें निकलने लगी, जैसे मुंह में पानी लेकर गुर्रारे कर रहा हो। उसके मुंह में लहू हलक तक भर गया था। सोनिया ने कहा, इससे पहले कि मार खाते खाते बोलने के काबिल ना रहो, बोलना शुरू कर दो। क्रेजी मैन ने सर झुकाकर थूका। ढेर सारा खून कालीन पर आ गया। वो हाँपते और कांपते हुए बोला, तुम पछताओगी, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले साथी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोनिया ने उसकी गर्दन पर कराटे का जबरदस्त हाथ रसीद किया। वो कालीन पर औंधा हो गया। सोनिया ने ठोकर मारी। वो सीधा हो गया। सोनिया ने उसके सीने पर पांव रखकर कहा, यही पांव तुम्हारे हलक पर रखूंगी तो सांस रुक जाएगी। बोलो। सांस रोक दूं या बोलते हो? तुम्हारा कोई साथी मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। वह समझ गया था कि मार खाते खाते मर जाएगा, लेकिन सुपर मास्टर को मदद के लिए नहीं बुला सकेगा, क्योंकि सोनिया के हमले ने उसके दिमाग को कदरे कमजोर कर दिया था। उसने दो एक बार ख्याल खाने की कोशिश की, लेकिन सोच की लहरें सुपर मास्टर तक नहीं पहुंच सकी। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझे उठने तो दो। इसी तरह जमीन पर पड़े रहो और समझते रहो। जितनी ऊंची ख्याल ख्वानी की परवाज करते हो उतनी ही पस्ती में पड़े हुए हो। वो ठहर ठहर कर बोलने लगा, हमारे एक टेलीपैथी जाने वाला साथी डैनी दानियाल सुपर मास्टर से गद्दारी कर रहे। मैं उसकी तलाश में आया हूं। तिलवैब क्यों जा रहे हो? दानियाल यहूदी है, वो वहीं मिल सकता है। तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? मैं अकेला हूं। सोच समझ कर जवाब दो। हर गलत जवाब पर लात जूते पड़ेंगे। तुमने यहां कितने मिलिट्री और सिविल अफसरों के दिमागों में जगह बनाई है। जो भी सामने आ गया, जिसकी भी आवाज़ सुन ली, उसके दिमाग को पढ़ लिया। इतने अहम अफसरों के दिमागों को पढ़ने के बाद भी खाली हाथ जा रहे हो। क्या किसी अफसर के दिमाग ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तिलवैब की एक फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान यहां मौजूद है और तुम्हारे सुपर मास्टर के बहुत काम आ सकता है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। सोनिया ने फिर उसकी पिटाई की। वह निढाल सा होकर बोला, डॉन मूरस, सुपर मास्टर ने हुक्म दिया है मैं डॉन को वहां ले जाकर पारस को ट्रैप करूं। वह दूर हटकर बोली, पहले ही सीधी तरह बोल देते तो इतनी मार ना खाते। उठो और जाकर आईना देखो। वह तकलीफ से कराते हुए उठने लगा। उसके बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। वो फर्श पर से उठकर लड़खड़ाते कदमों से आईने के पास आया। पहली नजर में खुद को पहचान ना सका। उसके चेहरे की जिल्द जा बजा फट गई थी। तमाम चेहरा लहू से भीगा हुआ था। आंखें सूज गई थी, पूरी तरह खुल नहीं पा रही थी। होंठ फूलकर मोटे हो गए थे। मुंह जरा टेढ़ा हो गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक निहत्ती औरत इस तरह हुलिया बिगाड़ कर रख देगी। वह रिसीवर कान से लगाए किसी से कह रही थी, मेरा एक शिकार बुरी तरह जख्मी हो गया है। उसकी मरहम पट्टी के लिए एक डॉक्टर को भेज दो। डॉक्टर से कहना
एहसाब कमजोर करने वाला इंजेक्शन ले आए। क्रेजी मैन चौंक कर पलट गया। सोनिया किसी को होटल का नाम और कमरा नंबर बता रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारा ताबेदार हूं, मैंने तमाम बातें सच बता दी हैं। फिर ये एहसाब कमजोर करने वाला इंजेक्शन क्यों मंगवा रही हो? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मैं छोड़ दूं तो जिंदा और तंदुरुस्त रहकर क्या करोगे? वो कदमों पर गिर कर बोला, तुम जो कहोगी वो करूंगा। तुम तो वो भी करोगे जो सुपर मास्टर कहेगा। मैं कसम खाकर कहता हूं सिर्फ तुम्हारे हुक्म की तामील क्या करूंगा। सुपर मास्टर का नाम क्या है? वी वॉन एडगर। वो बोली, पहला ख्याल ख्वानी करने वाला सुपर मास्टर हराम मौत मर गया। दूसरे को पारस ने खत्म कर दिया। तीसरे तुम हो, चौथा डैनी दानियाल है, पांचवां लॉरेंस डिकूजा, छठा मौजूदा सुपर मास्टर वी वॉन एडगर है, सातवां कौन है? वो बोला, मैं झूठ नहीं कहूंगा, अब तुम्हें धोखा देने की जरूरत नहीं करूंगा। हम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे के मुतल्लिक बराए नाम मालूमात रखते हैं। टेलीपैथिक इल्म हासिल करने के बाद सभी पुरस्कार बन गए हैं। सब ने अपनी रिहाइशगाहें बदल दी हैं। खुद को रूपोश रखने के लिए नाम भी तब्दील किया है। वो टेलीपैथी जानने वाला शख्स हम सब के लिए मुअम्मा है। हमने आज तक ना उसकी सूरत देखी है ना उसका नाम सुना है। सोनिया ने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं? मैं इतनी मार खा चुका हूं कि तुम्हारे एक और हाथ पड़ेगा तो मर जाऊंगा। मैं ऐसी हालत में झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे इतने टेलीपैथी जानने वाले साथी जब तुम्हारे दिमाग में आकर जल्जले पैदा करेंगे तब तुम्हारी क्या हालत होगी? मेरा दिमाग हसास है। मैं पराई सोच की लहरें महसूस करके सांस रोक लेता हूं, लेकिन शराब नोशी के बायस ज्यादा देर दुश्मनों को दूर नहीं रख सकूंगा। अगर तुम मेरे हिसाब को कमजोर ना बनाओ तो मैं वादा करता हूं शराब छोड़ दूंगा, फिर मेरे दिमाग में कोई जल्जले पैदा नहीं कर सकेगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हें आजमाऊंगी। शराब छोड़ दोगे और मेरी हदायत पर अमल करते रहोगे तो तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले साथियों से भी तुम्हें बचाऊंगी। मुझे यकीन है टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम जबरदस्त हो, प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं मेकअप में हूं, मेरा असली चेहरा कुछ और है। क्या इतना कहना काफी होगा कि मुझे सोनिया कहते हैं? वो उसके कदमों के पास घुटनों के बल झुका हुआ था। सोनिया का नाम सुनते ही धप से कालीन पर गिर पड़ा। चारों शनिचित होकर चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर बोला, खुदा की कसम, ऐसी जबरदस्त पिटाई सोनिया ही कर सकती है। तुम बेशक सोनिया ही हो। मेरी वफादारी और पक्की हो गई। मैंने तुम्हारा और फरहाद साहब का रिकॉर्ड पढ़ा है। तुम दोनों अपने वफादारों के लिए जान की बाजी लगा देते हो। मुझे अब कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं सुपर मास्टर की खुलकर मुखालफत करूंगा। मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगी। तुम फिलहाल वही करोगे जो सुपर मास्टर कह रहा है। तुम काम उसका करोगे लेकिन फायदा हमें पहुंचाओगे। कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। सोनिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। डॉक्टर मरहम पट्टी के लिए आया था। उसका ताल्लुक पुलिस अस्पताल से था। वो सोनिया को जानता था। अगरचे वह मेकअप में थी, ताहम उसके अफसर ने बताया था कि सोनिया ने उसे होटल में बुलाया है। फिर उस जख्मी को देखकर तस्दीक हो गई कि मादाम ने उसका हुलिया बिगाड़ा है। उसने जख्मों को साफ किया, मरहम रखा, खाने पीने के लिए दवाएं दी, फिर चला गया। दिन के 10 बजे वो तैयारे में थे। सोनिया और क्रेजी मैन एक दूसरे के साथ वाली सीट पर थे। इसी कितार में दरमियानी राहदारी के दूसरी तरफ रोमा और डॉन थे। क्रेजी मैन ने डॉन मूरर से तैयारे में मुलाकात की थी। उसे यकीन दिलाया था कि वह फरहाद अली तैमूर का आदमी है और तिलबैब पहुंचकर उसके नाना से उसे मिला देगा। सोनिया ने सफर के दौरान कहा, तुम वहां पहुंचकर रोमा और डॉन के साथ होटल में क्याम करोगे, फिर मूरस फैमिली के किसी अहम फर्द के दिमाग में पहुंचकर मालूम करोगे कि वहां पारस डॉन की हैसियत से क्या कर रहे हैं। जब हम असली डॉन मूरस को इस फैमिली में पहुंचाएंगे तो पारस की पोजीशन क्या होगी। मैं इससे पहले ही उसे वहां से निकल जाने का मौका दूंगी। क्रेजी मैन ने सोनिया का हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया, फिर सांस लेते हुए सोच के जरिए बोला, हेलो, कौन है? सुपर मास्टर ने कोड वर्ड्स अदा किए। द क्रेजी मैन इज नो मोर क्रेजी। तुमने मेरे आते ही सांस क्यों रोक ली थी? वो ये तो नहीं कह सकता था कि सोनिया पास बैठी बातें कर रही थी। उसे चुप कराने के लिए सांस रोकी थी। उसने बात बनाते हुए कहा, मैं अब मोहतात रहने लगा हूं। कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे दिमाग में आ सकता है। इसमें मोहतात रहने की क्या बात है? हम तो कोड वर्ड्स अदा करने के बाद एक दूसरे के दिमाग में आते हैं। बाज़ औक़ात कोड वर्ड्स भी दुश्मन को मालूम हो जाते हैं। मैं अपने इत्मीनान के लिए आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए। मैं कहाँ जा रहा हूं और किसके साथ जा रहा हूं? मुझे खुशी है कि तुम बहुत ज्यादा मोहतात रहने लगे हो। तुम डॉन मूरस को लेकर तेल अबैब जा रहे हो। अब बताओ, क्या तुम किसी अंदेशे में मुब्तला हो? मास्टर वी वॉन एडगर, मैं सिर्फ डैनी दानियाल की तलाश में आया था। अब फरहाद के बेटे पारस के मामलात में मुदाखलत करने और उसे ट्रैप करने जा रहा हूं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले पारस की निगरानी कर रहे होंगे। दिल में 100 तरह के अंदेशे जन्म लेते हैं और ये अच्छी बात है। इस तरह मैं बहुत ज्यादा मोहतात रहने लगा हूं। सुपर मास्टर ने कहा, वहां पहुंचकर जल्दबाजी से काम ना लेना। तुम डॉन के साथ किसी होटल में क्याम करोगे? डॉन को कमरे से निकलने नहीं दोगे। ये अच्छी तरह अंदाजा करोगे कि किस तरह पारस को किसी रुकावट के बगैर वहां से मेरे पास पहुंचाया जा सकता है।
मैं खूब सोच समझकर मनसूबा बनाऊंगा। याद रखो क्रेजी मैन, तुम्हारे एक टेलीपैथी जानने वाले साथी लॉरेंस डिकोजा ने पारस डोम को कैदी बनाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुम्हें भी ऐसे ही कारनामा अंजाम देना चाहिए। अगर तुम दोनों बुरी आदतों को छोड़ दोगे तो आइंदा सुपर मास्टर का ओहदा हासिल कर सकोगे। तुम लॉरेंस डिकोजा से सीनियर हो, पहले तुम्हें यह ओहदा मिल सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने शराब छोड़ दी है। कोशिश करूंगा कि ताश के पत्तों को भी हाथ ना लगाऊं। मुझे उस रोज खुशी होगी जब तुम मुस्तकिल मिजाजी से हर बुरी आदत पर काबू पालोगे और एक दिन मेरी जगह यह ओहदा संभालोगे। वो हंसते हुए बोला, तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो, वरना सभी कहते हैं कि वो टेलीपैथी जानने वाला 7वां पुरस्कार शख्स सुपर मास्टर बनेगा। ये गलत है। चूंकि वह रूपोश रहकर बड़े पुरस्कार अंदाज में हमारे एक अहम काम कर रहे हैं, इसलिए उसके मुतल्लिक क्या सराहियां की जाती हैं। अगर वह अपने मिशन में कामयाब होगा तो तुम लोगों की क्या सराही दुरुस्त होगी, वरना मेरा यह ओहदा तुम्हारे ही लिए है। तुम फकत 2 बातें जहन में रखो, बुरी बातों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लो और पारस अव्वल को मेरे पास पहुंचाने का काम अंजाम दो। दैट्स ऑल। वो उसके दिमाग से चला गया। क्रेजी मैन इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सुपर मास्टर की ऊंची कुर्सी थी। सुपर मास्टर का ओहदा इस मुल्क के सदर से भी ज्यादा अहम होता था। इस ओहदे पर रहने वाला दर पर्दा दुनिया के सबसे बड़े मुल्क पर हुकूमत करता था। वो मंजरेआम पर नहीं आता था, फिर भी उसके नाम का डंका बजता रहता था। वो इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारता था। इसके बरक्स वो सोनिया और फरहाद का साथ देकर दानियाल की तरह गद्दार कहलाने वाला था। और ये कोई दानिशमंदी ना होती। अपनी कौम अपनी ही होती है। सोनिया और फरहाद गैर हैं, गैर ही रहेंगे। क्रेजी मैन की वफादारी डगमगा रही थी। वो कश्मकश में था। सोनिया को धोखा देने की जरूरत नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह सोचना समझना चाहता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ छोड़ना चाहिए। अभी सोनिया के मंसूबे ने उसे दोनों तरफ से वफादार रहने का मौका दिया था। आइंदा ऐसा वक्त आने वाला था जब उसे खुलकर किसी से वफादारी और किसी की मुखालफत करना थी। वो सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि ऐसे वक्त तो पता नहीं कैसे हालात होंगे। सोनिया उसे कनखियों से देख रही थी और सोच रही थी, आखिर ये ख्याल ख्वानी के जरिए किससे बातें कर रहे हैं। ऐसा कौन सा उलझा हुआ मौजू है कि खत्म होने में नहीं आ रहा। एयर होस्टेस ट्राली पर खाने की ट्रे लाई तो वह चौंक गया। उसने और सोनिया ने अपने अपने खाने की ट्रे ली। वो खाना शुरू करते हुए बोला, अभी सुपर मास्टर से बातें हो रही थी। वो बोली, तुम 1 घंटे से बुत बने बैठे थे। हाँ। वो जरा घबराया, जैसे सोनिया ने उसे दोगलेपन से सोचते हुए पकड़ लिया हो। फिर वह संभल कर बोला, हाँ, बड़ी लंबी बहस हो रही थी। सुपर मास्टर कह रहा था कि तिलवैब में पारस नजर आए तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। सोनिया ने ताज्जुब से कहा, सुपर मास्टर ऐसी अहमकाना बातें नहीं कर सकता। वो दोनों पारस को जिंदा और सलामत अपनी कैद में रखकर फरहाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। क्या सुपर मास्टर नशा करता है? मेरा ख्याल है उसने थोड़ी पी रखी थी। दूसरी बार उसने बात बदल दी, कहने लगा, पारस को पहले अगवा करके उसके पास पहुंचाने की कोशिश की जाए, नाकामी की सूरत में उसे गोली मार दी जाए। मैंने कहा, नाकामी की सूरत में भी उसे हलाक करना दानिशमंदी नहीं होगी। हो सकता है हम कभी दूसरी बार उसे अगवा करने में कामयाब हो जाएं। फिर तुम्हारे सुपर मास्टर ने क्या कहा? कहना क्या था, बस घंटे भर बहस करता रहा। आखिर मेरी बात मान गया कि पारस को हर हाल में जिंदा रखा जाएगा। जब मैं तुम्हारे और फरहाद साहब का वफादार बन चुका हूं तो भला पारस को नुकसान पहुंचते कैसे देख सकता हूं। तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर लेते हो। वो घबरा कर बोला, क्या तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तुम्हें धोखा दे रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है तुमने सुपर मास्टर के सामने खूब अदाकारी की है। उसने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, फिर खाने में मसरूफ हो गया। एयरपोर्ट पर रोमेला का शौहर सोनिया के इस्तकबाल के लिए आया था। सोनिया ने क्रेजी मैन को अपना पता और फ़ोन नंबर देकर कहा, मुझे फ़ोन पर फ़ौरन बताना कि किस होटल में और किस कमरे में क्याम कर रहे हो। वो रुखसत होकर रोमेला के शौहर के साथ एक कार में आकर बैठ गई। वो वहाँ के एक बड़े अस्पताल का डॉक्टर था। दर हकीकत बाबा साहब के इदारे से उसका ताल्लुक था। उसका नाम फ्रैंक मार्टन था। उसने कार ड्राइव करते हुए कहा, मादाम मैंने। सोनिया उसकी बात काट कर बोली, तुम अपनी वाइफ रोमेला को क्या कहकर मुखातिब करते हो? मैं उसे प्यार से रूमी कहता हूँ। मुझे भी प्यार से रूमी कहोगे तो मैं सचमुच तुम्हारी बीवी नहीं बन जाऊंगी। खबरदार, आइंदा मुझे मादाम ना कहना। सॉरी मादाम, मुझसे भूल हो गई। तुम फिर भूल रहे हो? वह झीम कर बोला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपका बहुत ज्यादा अकीदतमंद हूँ। बेख्तियार मादाम कह देता हूँ, आइंदा मोहतात रहूंगा। तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मुझे इत्तफाक से मूरस फैमिली में जाने का मौका मिला था। अरब पति मिल ऑनर की नवासी नैन्सी और नवासे डॉन मूरस की शादी की तकरीब थी। सोनिया ने चौंक कर पूछा, क्या नैन्सी और पारस की शादी हो गई है? जी हाँ, शादी तो हो गई, लेकिन एक अजीब बात हो गई। नैन्सी ने किसी बात पर मुसलमानों के खिलाफ तौहीनामेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए तो पारस के दिमाग को शदीद झटका पहुंचा। वो कुछ देर तकलीफ में मुब्तला रहा। फिर उसकी जुबान से फरहाद साहब की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने कहा, ज़रा ठहरो, मुझे सोचने दो। वो सोचने लगी।
दोनों पारस अपने टेलीपैथी जाने वाले वालिदैन को अपने दिमाग में आने नहीं देते थे, फिर फरहाद पारस के दिमाग में आकर कैसे बोल सकता है? सोनिया ने कहा, फ्रैंक, मुझे यकीन नहीं आता कि फरहाद ने बेटे की जुबान से कुछ कहा होगा। अच्छा ये बताओ क्या कहा था? फरहाद साहब कह रहे थे नैन्सी ने मुसलमानों की तौहीन की है, इसलिए मैं उसके दुल्हा को ज़हनी अजियतों में मुब्तला करता रहूंगा। नैन्सी के अरबपति नाना फरहाद साहब से मुआफ़ी मांगने लगे तो फरहाद साहब ने कहा, मुआफ़ी इसी सूरत में मिल सकती है जब डॉन मूरस इस्लाम कबूल करे और इस्लामी तरीके से नैन्सी को शरीक हयात बनाए। इस तरह नैन्सी फिर कभी मुसलमानों की बुराई नहीं करेगी। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सारा खेल समझ गई। मेरा बेटा नैन्सी के साथ गुनाहगार नहीं बनना चाहता, इसलिए खुद ही बाप की आवाज़ में यह ड्रामा प्ले कर रहा था। आगे बोलो। आगे पता नहीं क्या होता रहा। मुझे कल सुबह मालूम हुआ कि वो और नैन्सी बजरिया कार यरूशलेम गई हैं। आज सुबह मालूम हुआ नैन्सी तनहा अपने नाना के पास यहाँ आई है। पारस उसके साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है। उसके अरबपति नाना के फ़ोन नंबर्स बताओ, वो बताने लगा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से बंगले में पहुंच गए। सोनिया ने पेरिस में ही रोमिला से उसकी मसरूफियात और उसकी सहेलियों के मुतालिक तफसील से मालूम कर लिया था। फ्रैंक मार्टन भी उसे बहुत कुछ बताने लगा। फ़ोन की घंटी सुनते ही सोनिया ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से क्रेजी मैन उसे होटल का नाम और कमरा नंबर बता रहा था। सोनिया ने अरबपति मिल ऑनर के फ़ोन नंबर नोट कराए, फिर कहा, अभी राब्ता कायम करो। जो भी बात करे उसके दिमाग से नैन्सी के दिमाग में पहुंचो और मालूम करो उसका डॉन मूरस यानी पारस कहाँ है। क्रेजी मैन ने एक नंबर पर राब्ता कायम किया। उसे एक मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। उसने रिसीवर रखकर मुलाजिम के दिमाग से मालूम किया। नैन्सी रात के पिछले पहर आई थी, अपने बेडरूम में सो रही थी। उसने नैन्सी के ज़ाती नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर उसे नींद भरी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है? क्रेजी मैन रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गया। पता चला नैन्सी और पारस की एक तवील दास्तान है। इस सिलसिले में सबसे खुशी की बात यह थी कि डैनी दानियाल का सुराग मिल गया था। नैन्सी की सोच ने बताया दानियाल अक्सर उसके दिमाग में आता रहता है। क्रेजी मैन ने जो अहम बातें मालूम की थी वो ये थी, पारस पहले डॉन मूरस बनकर नैन्सी की जिंदगी में आया। जब उनकी शादी हुई तो उसने इज़्दवाजी रिश्ता कायम नहीं किया। वो नैन्सी की इज्जत से खेला नहीं चाहता था। जब पारस ने अपनी हकीकत बताई कि वो मुसलमान है और एक यहूदी लड़की की इज्जत करता रहा था तो नैन्सी उससे और ज्यादा मुतासिर हो गई। कुछ नई दुल्हन के जज्बात का तकाजा भी था, लिहाजा उसने पारस की हदायत के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन यह नैन्सी का जज्बाती अमल था। वह दिल से अब भी यहूदी थी और वही बेईमान दिल पारस से सच्ची मोहब्बत करता था। अब वो मुसलमानों से नफरत नहीं करती थी क्योंकि एक मुसलमान उसके जिस्म जान का मालिक था। वह इस्लाम का एहतराम करती थी क्योंकि इस्लाम उसके पारस का मजहब था, लेकिन यहूदियत उसकी गुट्ठी में पड़ी हुई थी। उसे अपने मजहब और कौम से ज़हनी लगाव था, लिहाजा उसकी मोहब्बत और वफादारी दोनों तरफ थी। ये सभी जानते थे कि पारस किस कदर जहरीला है। इस सिलसिले में क्रेजी मैन को एक अहम बात यह मालूम हुई कि मारिया पारस के पास पहुंच गई है। वो नैन्सी को अपने जहर से मार डालना चाहती है। मारिया पारस को वापस जाने का मशवरा दे रहा था। फिलहाल उसने नैन्सी को तिल अबैब भेज दिया था और वादा किया था उससे राब्ता कायम करता रहेगा। नैन्सी की सोच ने बताया पारस और डैनी दानियाल के दरमियान किसी किस्म का समझौता हो गया है, इसीलिए वो पारस को इसराइल में बेनकाब नहीं कर रहा है और ना ही मूरस फैमिली में यह जाहिर कर रहा है कि नैन्सी एक मुसलमान के साथ इज़्दवाजी रिश्ते में मुंसलिक हो गई है। क्रेजी मैन ने सोनिया को यह तमाम अहम बातें बताईं। वह तवज्जो से ये बातें सुनती रही, फिर बोली, पारस ने नैन्सी से पिछली रात फ़ोन पर राब्ता कायम किया था। वो जानती होगी कि उसका महबूब किस होटल में है। तुम फिर उसके दिमाग में जाओ, होटल का नाम और टेलीफोन नंबर मालूम करो। वो बोला, मैंने मालूम किया था। नैन्सी को होटल का नाम और फ़ोन नंबर मालूम नहीं। पारस ने उसे कहा था कि सुबह वो होटल छोड़ देगा। मैं सबसे पहले पारस का ठिकाना मालूम करना चाहती हूँ, उसके बाद ही तुम डॉन मूरस को उसके नाना के पास पहुंचाओगे। नैन्सी के पास आते जाते रहो। जैसे ही पारस उससे राब्ता कायम करे तुम नैन्सी की सोच में मजबूर करो कि वह जिद करके पारस का मौजूदा पता और फ़ोन नंबर मालूम करे। मैं ऐसा करूँगा। अब इस सुपर मास्टर को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देना ज़रूरी है। मुझे बताओ, इतनी सारी बातों में से उसे कितनी बातें बताई जाए और कितनी छुपाई जाए? सोनिया ने कहा, कोई बात ना छुपाओ, सुपर मास्टर के वफादार बनकर सारी बातें बता दो। वो खुश होकर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, उधर भी मेरी पोजीशन मजबूत रखती हो। मैं कोशिश करूंगी सुपर मास्टर की नज़रों में तुम्हारी पोजीशन हमेशा मुस्तहकम रहे। मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूं। वहां रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। जल्द ही वापस आकर नैन्सी से पारस का ठिकाना मालूम करूंगा। वो चला गया। सोनिया थोड़ी देर तक सोचती रही। एक बात समझ में आई कि क्रेजी मैन को नैन्सी के जरिए पारस का ठिकाना मालूम नहीं होना चाहिए। यूं भी पारस बहुत मोहतात रहने का आदी था। सोनिया को यकीन था कि वो नैन्सी को अपना सही पता ठिकाना नहीं बताएगा। इंसान की एक छठी हिस्स होती है जो बाज़ औक़ात उसे किसी खतरे से आगाह करती है या किसी गलती की निशानदेही करती है। ये छठी हिस्स किसी में कदरे तेज होती है और किसी में बराए नाम होती है। इस सिलसिले में सोनिया कुदरती तौर पर बहुत हसास थी।
जब वो किसी बात की तय तक पहुंचने के लिए मुराकबे में जाती तो उसे बुजुर्गाने दीन की दवाओं से आगही हासिल होती थी। वो मुराकबे में जिसका तसव्वुर करती थी वो उसे फौरन याद करने लगता था। उसकी छठीस कह रही थी कि क्रेजी मैन पर एतमाद नहीं करना चाहिए, खुसूसन उसे पारस का मौजूदा ठिकाना मालूम नहीं होना चाहिए। इसकी एक ही सूरत थी कि सोनिया जल्द से जल्द पारस तक पहुंच जाए। वो थोड़ी देर तक हर पहलू से हालात का जायजा लेती रही, फिर फर्श पर पालती मारकर मुराकबे के लिए बैठ गई। अपने दिमाग से हर किस्म की फिक्रें निकालकर बाबा फरीद वास्ती मरहूम का तसव्वुर किया। उन्होंने कलाम पाक की चंद आयतें उसे याद कराई थी। वो इन आयतों को ज़ेर लब पढ़ती रही। इनके इख्तिताम पर उसने मुझे तसव्वुर में देखा। मैं इस फिक्र में था कि पारस दोम सही सलामत सुपर मास्टर की कैद में से आ सकेगा या नहीं। ऐसे ही वक्त मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि सोनिया से रब्ता कायम करना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। ये कुदरत का निज़ाम है। एक दूसरे से दिली लगाव हो या किसी तरह की गहरी वाबस्तगी हो तो दोनों बैक वक्त एक दूसरे को याद करती हैं। मैंने सोनिया को मुखातिब करके पारस दोम के मुतालिक बताया। फिर उससे पूछा क्या वो पारस की खातिर अमेरिका जा सकती है। तब उसने बताया कि वो तेल अबैब में है, एक टेलीपैथी जानने वाले क्रेजी मैन के साथ आई है। उसने क्रेजी मैन के बारे में तफसील से बताने के बाद कहा, मैं जल्द से जल्द पारस तक पहुंचना चाहती हूँ। तुम मेरे जरिए नैन्सी के दिमाग में पहुंचो और पारस का ठिकाना मालूम करो। सोनिया ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर नैन्सी की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने कहा, पता नहीं क्यों आज सुबह से रॉन्ग नंबर लग रहा है। नैन्सी ने कहा, मोहतरमा मेरे साथ भी यही हो रहा है। सोनिया ने माजरत चाहते हुए रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। मैं नैन्सी के पास पहुंच गया। वो पारस के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले उसने फ़ोन पर नैन्सी को बताया था कि वो फिर डॉन मूरस के आर्जी मेकअप में दोपहर या शाम तक उससे मिलने आएगा या फ़ोन पर बातें करेगा। सोनिया की तशवीश दुरुस्त थी। उधर असली डॉन मूरस उसके नाना के पास पहुंचाया जाने वाला था। ऐसे वक्त पारस को फिर डॉन मूरस के रूप में नैन्सी से मिलने नहीं आना चाहिए था। उससे पहले पारस और सोनिया के दरमियान राब्ता कायम होना बहुत ज़रूरी था।